वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। एक ऐसा दिन कि जो पहली बात तो ये है कि मतलब इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि जिस्मानी तौर पे सिर्फ बीमार नहीं होते, इंसान का जो दिमाग है, जो हमारा जिसे कहते हैं सरबराह है, इस पूरे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का, वो भी बीमार होता है। और उसकी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक इसलिए हैं कि वो गवर्न करता है, वो तमाम हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। सिर्फ हमारे जिस्म को ही नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी सोच के, हमारे फ़ैसलों के, हमारे जज्बात के जो है इम्पैक्ट होता है। और सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर नहीं, हमसे जुड़े हुए बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी इससे मुतासर हो रही होती हैं। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम अपनी मेंटल हेल्थ जो है, दिमागी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, बल्कि अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी हिफाजत करें कि उनको भी ना हम वो तकलीफ़ और वो परेशानियां दें कि जिसकी वजह से वो दिमागी मरीज़ हो जाएं। सो मैं यहाँ पे खुशामदीद कहूँगी अपने पैनल को। वजिया ज़फ़र, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वजिया इज़ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हमारे साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट ज़ुबिया ज़ुबैर भी हैं। ज़ुबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना कि ये लफ्ज़ कहना ही इतना मुश्किल लगता है, दिमागी मरीज़। हाँ, हम तो आज तक ताने देते हैं, यार तुम तो दिमागी मरीज़ लग रहे हो मुझे, दिमागी मसला तो नहीं है तुम्हें। सो ये एक हमारे यहाँ एक बड़ा स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा क्यों है और इसको कैसे हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि दिमागी मसले होना इज़ ओके टू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अच्छा फराह, आपने जैसे दिमागी मरीज़ कहा, ये तो एक एक्सट्रीम उस पर आता है। अब तो आप सिर्फ यही मैंने नोट किया कि कहते कि थेरेपी के लिए जाओ तो लोग उस पर भी ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो मुझे पागल समझते हो। बड़ा जनरल से एक टर्म यूज़ कर लें कि आप थेरेपी, आई थिंक आपको ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए। मैं जनरली बात करूँ कि जब ये कह दिया जाए तो लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं और लोग इस चीज़ में ग्रज भी रख लेते हैं, राइट। सो आपने कहा कि इसको दिमागी मरीज़ वाले टर्म को क्यों इतना दिल पे लिया जाता है और ज़हन पे सवार किया जाता है। अगर पास्ट में देखें तो जो साइकेट्रिक हम एवेल्यूएशंस देखते थे पास्ट की हिस्ट्री में, जब जाते हैं तो जब वाकई ही लोग बहुत शिज़ोफ्रेनिक हैं या उस हद तक चले जाते थे जहाँ पे वाकई वो दिमागी मरीज़ बन जाते थे, उनके सिम्टम्स यानी बीमारी के बहुत बढ़ जाते थे, तो तब वो जाते थे। तो इसीलिए वहाँ से टर्मिनोलॉजी आना शुरू हुई कि जो इंसान दिमागी मरीज़ है वही जाएगा। फिर जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई डिसऑर्डर्स के ऊपर, पता चलता गया कि डेली ज़िंदगी में भी, रोज़मर्रा के मामलात में भी इंसान कितना इन चीज़ों से गुजर रहा होता है और लोग जाना शुरू हुए थेरेपिस्ट के पास। तो फिर यहाँ से अब लोगों में काफ़ी तक अवेयरनेस आई। अब स्पेशली जो यूथ है, जो जेंजी हैं, वो लोग अब आते हैं, खुद थेरेपिस्ट के लिए आते हैं, और जो लोग जाते हैं उनको जज भी नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अब अवेयरनेस के बाद जो है ये चीज़ एक्सेप्टेंस की तरफ आ रही है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अगेन मैं कहूँगी ये नहीं कि अभी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, सारी जनरेशंस हैं वो एलिमिनेट होंगी तो जेन जी ऑनवर्ड्स जो है शायद सूरत हाल और मुआशरा जो है वो ज़्यादा रिसेप्टिव और ज़्यादा एक्सेप्टेंस। हम प्रोग्रेस देख भी रहे हैं। अब हम प्रोग्रेस देख भी रहे हैं। बच्चे अपने घर वालों को भी कहते हैं, पेरेंट्स को भी लेके आते हैं थेरेपिस्ट के लिए, कन्विंस करते हैं। तो ये जो पावर है थेरेपी की, ये अब अवेयरनेस के साथ साथ बढ़ रही है। और इसमें जो जजमेंट है वो ओब्वियसली है, इसमें टाइम लगता है निकलने में, क्योंकि हम जिस तरह जिस्मानी बीमारियों को एक्सेप्टेबल कह रहे हैं कि इस पर जाना चाहिए, अब आप नोट करें जिस्मानी बीमारियों में भी कुछ लोग जजमेंट करते हैं कि हम टेस्ट क्यों देने जाएँ, डॉक्टर्स तो पैसे ही खाते हैं। तो ये जो जजमेंट है ये हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं रहती है। हमारी फील्ड में इसलिए है क्योंकि एक हिस्ट्री रही है, उसकी चेन रही है। बट जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है लोग मेंटल हेल्थ की तरफ आना शुरू हो और बहुत ख़तरनाक चेन रही है ना। अगर कोई होता था तो उसको मतलब बंद कर देना, बिजली के झटके लगाना, ये जो पागल खाने का एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत खौफनाक था। आई थिंक कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को इस बारे में चुप रहने पर और छुपाने के ऊपर भी आमादा किया। अच्छा ज़ुबिया, है क्या, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन कर लें। एक हेल्थी जिसे कहना चाहिए इंसान वो क्या होगा, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्या होंगे? थैंक यू फराह, एंड आई वुड लाइक टू से कि आपने बड़ी खूबसूरत एक इंट्रोडक्शन दी, तो आपने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, एंड माय कॉलीग वजिया आल्सो गिव अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ एक्चुअली, जैसे आपने पूछा ना क्या है। देखिए, जब आप कुछ सोचते हैं, द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू एक्ट, जब उन तीनों चीज़ों के बीच में कोई डिस्पैरिटी या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि कोई ना कोई इशू आ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर कई दफ़ा हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, राइट। कोई छोटी सी भी चीज़ होती है। अ क्लाइंट ऑफ माइन वंस केम एंड टोल्ड मी कि मैं सुबह अपने बच्चे को तैयार कर रही थी और बड़ी जल्दी में थी, तो उसको बुखार था, तो मैंने उसको दवा दी और वो रख दी टेबल पे। उसका हाथ लगा, वो
गिर गई नीचे और टूट गई। शी सेड आई स्क्रीम्ड एट माई चाइल्ड, और कहती है मेरा बच्चा 2 मिनट के लिए मुझे देखता रहा, फिर उसने कहा मामा प्रॉब्लम क्या है। सो आप देखिए, शी सेड आई रियलाइज्ड कि मेरे उस पर प्लेट पे इतनी चीज़ें थी करने को कि ये एक और ऐड ऑन हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर बॉदर करती हैं। डिफरेंस ये है कि देखिए हमने इसको इतना टैबू बना दिया है मेंटल हेल्थ को कि अभी छोटे छोटे इश्यूज़ बाहर अगर आप देखें तो गोइंग टू अ थेरेपिस्ट बहुत नॉर्मल चीज़ है। एवरीबडी हैज़ अ श्रिंक जिसको हम कहते हैं ना। अब हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है तो हम इस तरफ आ रहे हैं ज़्यादा। और दूसरा इसमें ये है कि देखिए जो भी इंसान है ना, इश्यूज़ हर इंसान के होते हैं। सो बड़े और छोटे फ़र्क उसमें ये है कि अगर आप उसको इतना वेट करेंगे तो वो छोटा इशू बड़ा हो जाएगा। अगर आप उसको शुरू में पकड़ लेंगे तो इट विल बी ईजियर, आप उसको मैनेज कर सकेंगे बेहतर, और फिर आपका एफर्ट भी कम लगेगा उसमें। राइट। अच्छा, अब वजह कैसे अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मल स्ट्रेस है ये, जैसे ज़िंदगी की ये जो भाग दौड़ है, इसकी जो टेंशन्स हैं, जो मसाइल हैं, ये वो हैं, या ये अब कोई मसला शुरू हो गया है कि हम उन मसाइल से कोप नहीं कर पा रहे, हम उन वो मसाइल हम पे हावी होते जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? इसमें बड़ी बेसिक चेकलिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है जॉब का, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का या पेरेंटिंग में, तो उसमें होगा कि हम अगर डिस्टर्ब है तो उसमें सोल्यूशन बेस्ड जाएंगे, हम उनका हल सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ आपकी ये ब्लॉकेज आ रही है डिसीजन की, मेंटल पावर की, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो, आपका खाना डिस्टर्ब हो, आप हर वक्त कंप्लेन करते रहे, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग आपको लगे डिस्टर्ब हो रही है, आप जो चीज़ें इंजॉय करते थे, पहनना ओढ़ना, तैयार होना, वो इंजॉय नहीं करे, दोस्तों में बैठना इंजॉय नहीं करे, ये वो चेकलिस्ट होती है बेसिक, जिसको फिर आप देखते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से दूर हो रहे हैं, आप उसी चीज़ पे बस टनल विजन आपने रख दिया, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। आप दोस्तों में भी बैठ रहे हैं तो उसी चीज़ को सोच रहे हैं, जॉब में है तो आप परेशानी का शिकार, ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं। एक ओवर थिंकिंग होती है जो प्रोडक्टिव होती है, आप उस पर सोचते हैं और फैसले लेते हैं, और एक दूसरी टाइप वो होती है जिसमें आप सोचते हैं और एक दलदल में फंस जाते हैं और आपके इमोशंस पे डिस्टर्ब होते हैं। जो हमारे थॉट्स हैं ना, वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। अगर थॉट्स डिस्टर्ब होती हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे अभी उन्होंने मेंशन किया बहुत अच्छा, कि वो मदर जो थी उनको उनके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें और थी, तो पाइल अप चीज़ें होती गई, वो एक ट्रिगर बन गया। तो फिर पाइल अप होती हैं और आपकी जनरल जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो यहाँ से हम इसको चेकलिस्ट को चेक करते हैं। बिल्कुल सही। तो कोई साइन सिम्टम्स आएंगे, हमें पता चलना शुरू होगा कि अब हम जो है नॉर्मल चीज़ों को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और अब हमें कोई मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें साइंस एक्चुअली आपकी बॉडी जो होती है ना, आपसे बात कर रही होती है, हम उसको एक्चुअली ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जाता कि बॉडी की रिस्पॉन्सेस को कैसे पिक करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही होती, आप सोच रहे होते कि पता नहीं क्या हो गया, परेशान हूँ, या जो भी, जैसे इन्होंने कहा ना ओवर थिंकिंग से मोस्टली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नींद नहीं आती, भूख आपकी लगनी बंद हो जाती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा वो खा रहे होते हैं, ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, या बिंज ईटिंग जिसको हम कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अपने डे टू डे लाइफ में, मुझे कई क्लाइंट्स आके बताते हैं कि जी हमारा फोकस ही नहीं रहा काम पे, हम बिल्कुल कोई काम कुछ और शुरू करते हैं और कुछ और जहन में आ जाता है। सो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, गुस्सा बहुत आ रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों पे, आपको यू फ्रस्ट्रेटेड, आपको इरिटेट कर रही हैं, छोटी छोटी बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, वो ट्रिगर्स बन जाते हैं। सो ये दीज आर साइन सिम्टम्स। बॉडी में पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं, स्टमक इश्यूज़ सबसे कॉमन चीज़ है, IBS जो है ना, उसमें वो इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो ये सब सिम्टम्स, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, कई दफ़ा नेक पेन्स, हेडेक्स, ये सब चीज़ें छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि अब इशू और बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, अब तो वो मैंने कई दफ़ा ये शेयर भी किया अपने देखने वालों के साथ, तो रिसर्चेस भी आ गई हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसा मसला कि जिसका कहते हैं कोई नोन कॉज नहीं है, इज़ एक्चुअली द पेंडिंग सप्रेस्ड इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स, या जो कुछ भी आपका हर्ट है जो आपने शायद कभी उसको डील नहीं किया, तो वो दैट टर्न्स इनटू क्रॉनिक पेन्स एंड फिटीग्स एंड वगैरह वगैरह टाइप के मसले। सो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है यहाँ से पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप इसको एड्रेस करें। लेकिन पहले इस एड्रेस करने से पहले ये बताइएगा कि कैसे हम इश्यूज़ क्या हैं मेंटल हेल्थ का, जो एक पूरा लिस्ट है
उस लिस्ट में क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ उसमें आ जाता है? लिस्ट में ना डिसऑर्डर से अगर हम हट के बात करें वो एक लंबी चेन हो जाएगी, लेकिन जैसे हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स, एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, अब ये बहुत कॉमन है क्योंकि सुसाइडल थॉट्स इसलिए भी आना शुरू हो गए। एक तो जो सोशल मीडिया है उस पर इतनी चीज़ें, इस तरह की बातें डिस्कस की जाती हैं, वो आइडिएशन बनना शुरू हो जाती हैं उन लोगों के जो वल्नरेबल होते हैं, वो इन चीज़ों को कैच कर लेते हैं। जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो इस तरह की चीज़, वो तो वे आउट ढूंढ रहे होते हैं, स्केप ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। अब मैं उन बिहेवियर्स की बात कर रही हूँ जो टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, जिनकी लो सेल्फ इस्टीम है, जिनकी पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस है और जिनकी वजह से दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। अब उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पार्टनर्स भी आ जाते हैं, हर तरह के उसमें हम रिलेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी आपकी आ जाती है, आप दूसरे को बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मैं पर्सनालिटी की, अभी हमने बॉडी की तो बात की, जनरल सिम्टम्स की तो बात की, अब मैं एडवांस की बात कर रही हूँ। आप दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, दूसरे की तारीफ सुन के। जेलसी तो अलग पार्ट है, आपको महरूमी का शिकार हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें क्यों नहीं की। कंपैरिजन्स आना शुरू हो जाते हैं और इन सब चीज़ों में आप अपने आप को मिस हैंडल करते हैं, दूसरे को भी डैमेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी औलाद है, वो आके अपनी अचीवमेंट बताएगी, तो आप ये कंपैरिजन करेंगे कि मुझे क्या मिला, मुझे इन सब चीज़ों में क्या, मेरा बच्चा इतना आगे चला गया। ये भी पेरेंट्स की कई दफ़ा थिंकिंग आ जाती है। Really? दोनों बच्चों को कंपैरिजन करके कि ये जो बच्चा है, जैसे बड़ा बेटा सिंड्रोम भी होता है कि बड़ा बेटा जो है उसको सारे घर को देखना है और उसमें पूरी डायनामिक्स को ख़राब करते हैं कि आपको बहन को भी देखना है आपको, तो ये जो डायनामिक्स है ये भी आप ख़राब कर देते हैं और ये बहुत पुराना चलता आ रहा है फरा। अगर हम लेटेस्ट देखें, अब अवेयरनेस में आई है। आप पहले नोट करें तो जो घर का बड़ा बेटा होता था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आते थे। इसी तरह कंपैरिजन, अगर एक अच्छा जा रहा है घर में बच्चा, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरा निगलेक्ट होता था या दूसरा बुली होता था। इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स हमारे ख़राब हो जाते हैं अगर हमारे थॉट पैटर्न्स ठीक नहीं हैं। अगर हम चेन ख़राब करें थॉट्स के, हम ये सोच रहे हैं कि आपस में कंपैरिजन, इवन अब पेरेंट्स की चीज़ें सामने नहीं आती थी, अब पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बात होती है। बीइंग अ चाइल्ड थेरेपिस्ट मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि पेरेंट्स का अपना ट्रॉमा बच्चे पे आ रहा होता है, डंप हो रहा होता है और पेरेंट्स जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बट वो अवेयर ही नहीं होते, वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते। अब जब पेरेंट्स आके बात करते हैं ना थेरेपी में, कंसल्टेशन में, तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा है हमारी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे हैं, वो बात करें विदाउट बीइंग जज्ड। तो ये किसी सोसाइटी में फैमिली मेंबर के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं तुम ये ठीक कर लो, एडवाइजेज आ जाती हैं तो उनकी थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है। तो पेरेंट्स के अंदर भी चीज़ें आती हैं। अब ये सारा अगर मैं जनरल करूं तो ये टॉक्सिसिटी फिर चेन बनती है, जनरेशन में जाती है। फिर आप जनरेशनल ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, आगे वाली जनरेशन को भी उसमें उसी लूप में फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स को देखना एडवांस लेवल के बहुत सारे हैं और जिनको बहुत अच्छा। अब देखिए, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आम जिंदगी में जो वाक़यात हमें लगते हैं कि हुआ और हमें उससे कोई चोट नहीं लगी, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई सर नहीं फटा, कोई खून नहीं निकला, कोई हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, तो वी आर फाइन, बट एक्चुअली वी आर नॉट फाइन। हमारे अंदर कहीं कोई ज़ख्म, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ऐसी होती है कि जो फिर इकट्ठी हो जाती है और अगर उसको प्रॉपरली हमने उस वक्त ट्रीट नहीं किया तो वो फिर बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है, वो कुछ से कुछ हो सकती है। और फ़र्क सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैं अपनी फील्ड में कहती हूँ, जो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस पाइल अप इमोशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस। जितना आप पाइल अप करते हैं आप उतना ही टॉक्सिक और ख़तरनाक होते हैं अपने लिए और दूसरे के लिए भी। और ये पैटर्न्स फिर खुल के सामने आते हैं और ऐसे लोगों के साथ दूसरे इसलिए नहीं डील कर पाते क्योंकि जब इनसे बात करते हैं तो ये आर्गूमेंट में आ जाते हैं कि तुम मेरी बात को गलत ले रहे हो, समझ नहीं रहे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है। और ये दैट एक्सपीरियंस के एक अच्छी खासी खातून, बड़ी पढ़ी लिखी भी, बड़ी समझदार भी, एक टॉक्सिक सास क्यों बन जाती हैं? Absolutely. क्योंकि या फिर एक लड़की जो अवेयर है, बाशऊर है, एजुकेटेड है, वो एक टॉक्सिक बहू क्यों बन जाती है? आई थिंक दीज ऑल बिहेवियर्स भी इससे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ज़ुबिया। एंड देन इसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्या ये भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के तहत आएगा? बिल्कुल आएगा फ़रा। देखिए, जनरेशनल ट्रॉमा जो है ना, उसके साथ आपका अपना ट्रॉमा भी होता है ना। एक होता है जो आप कैरी फॉरवर्ड, जैसे इन्होंने मेंशन किया, कर रहे होते हैं अपनी पेरेंट्स से, दैट इज़ कॉल्ड जनरेशनल। जो आपका अपना है वो भी अलग से है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉमास होते हैं। आपने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें देखने वालों को, ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा कैसे होगा? हाँ, जनरेशनल ट्रॉमा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वालदा जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन जैसे करती हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह से कहती हैं, अच्छा इसके पास तो ये चीज़ है, हमारे पास ये नहीं है, या हर वक्त आपके फादर को कहती रहती थी, इवेंचुअली वो बिहेवियर आप जो होता है ना एब्जॉर्ब कर लेते हो।
विदाउट नोइंग एक्चुअली। सबसे इसका इंटरेस्टिंग ये चीज़ है अबाउट मेंटल हेल्थ कि आपको पता भी नहीं चलता कौन सा बिहेवियर बोरोड है और कौन सा अपना है until you go into therapy actually। वो जो बोरोड बिहेवियर है ना, तो वो आपके पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, उसमें एड ऑन्स होते हैं आपकी अपनी चीज़ें जो आप फील कर रहे होते हो। आपने कई दफ़ा नोटिस किया होगा, आप बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है, आप कई दफ़ा जाते हैं फ्रेंड्स में बैठे होते हैं और फ्रेंड्स आपके सारे कहते हैं जी हमने तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खानी है, आपका किसी और चीज़ पे दिल कर रहा है, पर आपको फैमिली से आदत पड़ी हुई है कि अपने आप को हमेशा पीछे रखना है, तो आप उसको दबा देते हैं। अपनी छोटी छोटी नीड्स और ख्वाहिशें होती हैं, यही नीड्स और ख्वाहिशें आहिस्ता आहिस्ता ये टॉक्सिक आपकी जो होती है ना गुस्से में बदलती जाती है, क्योंकि आप अपनी नीड्स खुद पूरी नहीं करें। ये बहुत छोटी बेसिक नीड्स होती हैं बेसिकली। या सेइंग नो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी सोसाइटी में 99% बच्चों को हम सिखाते नहीं है कि ना कैसे करना है। हम बच्चों को आगे इनकरेज करते हैं कि बेटा जाओ, जाके अगर किसी बच्चे का नहीं दिल चाह रहा है किसी को हक करने को या मिलने को, आप उसको नहीं फोर्स करें, आप उसको बोले हैंड शेक कर लें। सो ये शुरू से आपने देखा आप किस तरह बच्चे को फोर्स करते हैं टुवर्ड्स बिहेविंग इन अ सर्टन, ये आपके फिर इवेंचुअली बिहेवियर्स बनते हैं, बोरोड बिहेवियर्स। आप ना नहीं कर सकते और इवेंचुअली ये ना करने का जो एक आदत आपको पड़ जाती है ना, ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आगे जाके आपको क्रिएट, आप अपने ऊपर और ज़्यादा इमोशनल बर्डन्स ले लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया कि बड़ा बच्चा, वो एक नॉर्मल जिसे कहते हैं ना एक पेरेंटिंग वो है जिसमें आप बड़े को, दरमियाने को और सबसे छोटे बच्चे को रोल्स डिफ़ाइन कर देते हैं, और हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं। अब इमोशंस तो अल्लाह ने लड़कों को भी वही दिए हैं और लड़कियों को भी वही दिए हैं। हाँ, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है क्योंकि ये कल्चरल चीज़ है, राइट। सो कल्चर डिफ़ाइन करता है ना बहुत सारी चीज़ों को, तो उससे फिर आपका बिहेवियर आगे लिंक हो जाता है। कल्चर क्या हमारी बायोलॉजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज कल्चरल इंस्टिंक्ट्स हैं, एक इंस्टिंक्ट है कि इंसान को दर्द होगी तो आंसू आएंगे। एब्सोल्युटली। तो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल नेचुरल इनबिल्ट मैकेनिज्म गॉड हैज़ डेवलप्ड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जेंडर की उसमें। तो कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी इंस्टिंक्ट्स नेचुरल जो वो हैं उनको ओवर पावर कर जाए। बिल्कुल जी, रोकता है। अब आप देखें कई मेल्स थेरेपी की तरफ बहुत कम आते हैं, फीमेल्स ज़्यादा आती हैं। हमारे सोसाइटी में ये ट्रेंड है, इसलिए क्योंकि एक टैबू है, और एक मर्द के लिए जब वो थेरेपी के लिए जाता है तो ये बहुत बड़ा एक टैबू होता है कि वो यार मेरे साथ कैसे कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैन आर सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली। यस। So you know, for them expression of emotion allowed in ये society, और ये across the world है, not just in Pakistan। आदमियों को या मेल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो एक्सप्रेस करें, तो फिर जब वो अंदर रखते हैं हर चीज़ तो वो टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने बात करनी है या आपने कुछ कहना है। रिफ्लेक्ट कैसे होगी वजिया, कैसे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमें या दूसरा बंदा वी आर डीलिंग विद समथिंग विशियस, कुछ अच्छा नहीं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये वो चीज़ें अगर इसी पे फोकस करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो जाएं और टाइमली रिजॉल्व हो जाएं। सबसे पहली चीज़ अगर जनरली अगर मैं बताऊं तो थेरेपी के लिए भी जब आते हैं तो दूसरे लोग बता रहे होते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे दूसरे लोग हाईलाइट करेंगे कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से ये चीज़ हो रही है। या दूसरा साइन ये होता है कि आप ओवर जस्टिफिकेशन दे रहे हो अपनी लाइफ में, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। ये एक्सट्रीम है। जब आपको ये लग रहा हो जैसे आप फिट इन, हम बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपसे रखा जाता है, लेकिन आपको लग रहा हो कि आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है, आप हर बात अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, तो ये दूसरा सिम्टम सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। जब आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या ये मैं बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी थॉट है या मैं दूसरे को कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये होता है कि आप ये देखें कि लोग अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि हम लोग होमली फील नहीं कर रहे, हम लोग फील कर रहे हैं कि हम अपनी ही बॉडी में वी डोंट फील कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे अंदर रेस्टलेस है, व्हाट नेक्स्ट, हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा तीसरा सिम्टम है कि आप अपनी लाइफ में कंटेंटेड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं और आप हमेशा दूसरों पे फोकस कर रहे हैं। ये तीसरा बड़ा सिम्टम है। इस तरह बहुत सारी चेकलिस्ट है, बट ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको रिफ्लेक्ट कराने पर मजबूर करती हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल सही है। तो अपने ऊपर हो गया ना। अब हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे
बहुत सारी ज़िंदगी में रिश्ते हम जोड़े होते हैं, वेडिंग्स हैं, बच्चों के दोस्त हैं, या और आपके दोस्त हैं, तो कैसे आप चेक करें कि आप किसी गलत माहौल में ना चले जाएं जहाँ पर कि आप किसी ख़तरे से दो चार हो जाएं। लेकिन उसके बारे में बात करते हैं, पहले हम रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ सारी वो ढूंढ